स्टूडेंट, आज मैं आपको कोशी समाकलन सूत्र जो कि अपना बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा, है ना। ये कोशी समाकलन सूत्र है। माना एफ जेड चापकलनीय जोड़दार वक्र सी द्वारा परिबद्ध एकश क्षेत्र जी में क्या है, विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन क्या होता है? विश्लेषिक फलन इससे पहले वाली यूनिट में आपको बता चुका हूँ। विश्लेषिक फलन वह फलन होता है जो मतलब क्या होता है कि अवकलनीय, एक तो फलन कैसा होना चाहिए और अपने प्रांत डी में एक तो अवकलनीय होना चाहिए और एक परिभाषित होना चाहिए, है ना। यानी कि उसका अवकलज किसी भी पथ पर निर्भर न हो, है ना। किसी भी पथ से जाएं अपन तो मान क्या है, बराबर आना चाहिए। और ये इसमें दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, तथा सी पर वह सतत फलन जो जी के किसी बिंदु Z0 के लिए, यानी कि अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है। एफ जेड जीरो बराबर 2 पाई आयोटा एफ जेड जेड माइनस Z0 डी जेड, है ना। ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो हम क्या है, हम क्या लेकर चलते हैं, देखते हैं। माना एक व्रत C1 क्या है, एक व्रत है ना। इस चित्र में देखते हैं C1 एक व्रत है ना। C1 क्या है, एक व्रत। और इसमें क्या है कि C1 एक व्रत है, जो C एक क्षेत्र है। टोटल C क्या है, एक क्षेत्र। और इस C क्षेत्र में C1 क्या है, एक व्रत है जिसकी रेडियस कितनी है, R। और कॉम्प्लेक्स में Z माइनस Z0 बराबर R, ये होता है एक व्रत। ये समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, व्रत को। एक व्रत को प्रदर्शित करता है जिसमें Z0 क्या होती है, उसकी उसका केंद्र होता है, और R क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। तो स्टूडेंट Z0, यहाँ पर Z0 उसका क्या होगा, केंद्र, और R क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस होगी। अब इसमें लिखा है माना C1 Z माइनस Z0 बराबर R, ये क्या है, एक व्रत है। ये किसको प्रदर्शित करता है, एक व्रत को प्रदर्शित करता है, जहाँ R व्रत C1 की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तथा C1 C के अंदर क्या है, समाहित है। C जो कैपिटल C है वो वो क्षेत्र है जो कि इसमें थ्योरम में दे रखा है। थ्योरम में क्या दे रखा है, C मतलब एफ जेड क्या, चापकलनीय जोड़दार वक्र है। जोड़दार वक्र C द्वारा परिबद्ध एकश क्षेत्र G में क्या है, एक विश्लेषिक फलन है। और विश्लेषिक फलन किस में है, इस C जो कंटूर बोलते हैं, जोड़दार वक्र यानी कंटूर वक्र में क्या होना चाहिए, जोड़दार वक्र का मतलब है कंटूर वक्र में कैसा होना चाहिए, वो विश्लेषिक होना चाहिए फलन, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या सिद्ध करना है अपने को, ये सिद्ध करना है कि एफ ऑफ Z0 उस, यानी कि उस क्षेत्र में किसी Z0, किसी बिंदु Z0 पर जो फलन का जो मान आएगा वो ये आएगा 2 पाई आयोटा C एफ जेड डी जेड जेड माइनस Z0, ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया यहाँ पर कि C के अंदर क्या है, कैपिटल C के अंदर एक स्मॉल C है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, और उसका सेंटर क्या है, Z0। अब इस एफ इस Z0 पर फलन का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसके लिए एक अन्य फलन मान लिया, G ऑफ Z बराबर कितना मान लिया, एफ जेड अपॉन Z माइनस Z0। देखते हैं, ये लिखा हुआ है चूँकि एफ जेड समव्रत कंटूर C के अंदर व बाहर क्या है, विश्लेषिक है। थ्योरम में दिया गया है कि एक C जो व्रत है, C जो वो क्या बोलते हैं, क्षेत्र है, उस C क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर क्या है, फलन क्या है, ये एफ जेड क्या है, वो सतत फलन, वो विश्लेषिक है। तो अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा तो क्या होगा, जब वो फलन अवकलनीय होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा विश्लेषिक, ठीक है। विश्लेषिक यानी अवकलनीय होगा तो सतत भी होगा, इसलिए विश्लेषिक है। इसलिए जी जेड जो कंटूर है C1 तथा C के मध्य स्थित होगा, यानी C के अंदर क्या है, C1 है, ठीक है ना। कौशी की बहुसंबंधी प्रमेय से। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अपन यानी इंटीग्रेशन निकालें C में, चाहे तो C में निकालें, चाहे अपन जी जेड का इंटीग्रेशन निकालें किसमें, C1 में, ठीक है। तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में ये चीज़ है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं
कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कौन सा था? समीकरण नंबर 1 ये था जी जेड बराबर एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो। ये समीकरण नंबर 1 हमने माना था, ये एक फलन माना था। अब इसमें आ जाते हैं समीकरण नंबर 1 से। ये हमने देखा है कि जी जेड डी जेड बराबर जी जेड डी जेड सी वन, मतलब सी के बराबर में क्या कर सकते हैं, सी वन का क्षेत्रफल में ले सकते हैं, ठीक है ना, क्षेत्र में, ठीक। तो यहाँ पर जी जेड का मान एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, और सी बराबर में कितना, सी वन एफ जी जेड का मान रख देंगे एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये जो है इसको सॉल्व करेंगे सी वन वाले को। तो मैंने लिख लिया एफ जेड, इसको इधर ले आए, है ना, इसको इधर ले आए, एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, है ना, इंटीग्रेशन सी वन। फिर इसमें एफ जेड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और सॉरी एफ जेड तो है ही है, जेड जीरो को जोड़ दिया, जेड जीरो को घटा दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने अगले स्टेप में, इसमें तो जोड़ा है और घटाया है, पहले घटाया बाद में जोड़ा है ना, ठीक है। फिर इसको जेड जीरो को तो अलग लिख दिया, एफ जेड जीरो ये तो अलग लिख दिया, और स्टूडेंट ये वाला पद हमने अलग अलग लिख दिया, ये इसमें हो गया, और इस वाले को जेड एफ जेड माइनस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो, है ना, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, फिर दोबारा से माना, क्या माना, वो दे ही रखा है, माना क्या है, जेड माइनस जेड जीरो बराबर क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। जब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो बराबर क्या होता है, आर, तो जेड माइनस जेड जीरो होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा, है ना, ठीक। अब यहाँ से जब अब इसका अवकलन करेंगे डी जेड, ये कांस्टेंट है, जेड जीरो क्या है, जेड जीरो क्या है, इस सर्कल का केंद्र, केंद्र क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल है, तो इस कांस्टेंट का जीरो, डी जेड बराबर आर आयोटा ई की पावर आयोटा, यहाँ पे आयोटा आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने यहाँ तक कर दिया, फिर इसको लिखेंगे सी वन एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, किसको, इसका मान निकाला मैंने स्टूडेंट, किसका मान निकाला, इस वाले का मान निकाला। इस वाले में एफ जेड जीरो को क्या है, कांस्टेंट, जब जेड जीरो कांस्टेंट है तो एफ जेड जीरो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और फिर जीरो से 2 पाई आर ई की पावर आयोटा आयोटा थीटा, है ना, यहाँ से निकाला ना डी जेड का मान, डी जेड का मान ये रख दिया, एफ जेड जीरो को बाहर ले दिया, और जेड माइनस जेड जीरो कितना, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब इसके बाद यहाँ से ये काट देंगे, है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आयोटा बचेगा 2 पाई, क्या है, यहाँ से आया 2 पाई आयोटा, कैसे आया देखो, यहाँ पे बचा अपना कितना, आयोटा बचा, और एफ जेड जीरो बचा, और कितना बचा, 0 से 2 पाई डी थीटा, है ना, जिसको इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, 2 पाई, कितना जाएगा 2 पाई, है ना, आयोटा और एफ जेड जीरो, ठीक। ये आ गया अपना, किसका मान आ गया, इसका मान आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया स्टूडेंट। अब किसका है, और ये और बचा अपना, है ना। अब देखें हमें किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना है किसका, इसका, है ना। हमने सी को किसके बराबर लिया, सी वन के बराबर लिया। फिर इसमें क्या किया हमने, इसमें एफ जेड, ये एफ जेड है ना, इसमें जेड जीरो जोड़ दिया, एफ जेड जीरो और जेड जीरो घटा दिया। फिर इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके इसका मान निकाल दिया, कितना आया 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का मान कितना आया 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो। अब जो दूसरा पद है उसको देखते हैं, दूसरे स्टेप में देखते हैं, है ना, एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो सी वन बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर था एफ जेड, देखो इधर इधर देख लेते हैं, एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो बराबर था एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो। तो इसका मान मैंने कितना निकाला था, इसका मान निकाला था 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो। इस मान को रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस मान को यहाँ पर रखेंगे। जब हम इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो क्या बचेगा, एफ जेड और जेड माइनस जेड जीरो बराबर में 2 पाई आयोटा डी थीटा प्लस के एफ जेड जी माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पर ये निकाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ मान रख देंगे, है ये रख दिया मान, प्लस के ये वाला आ गया।
अब क्या कह रहा है कि एफ जेड है वो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। एफ जेड है, एफ जेड सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। अतः यह बिंदु जेड बराबर जेड जीरो पर भी क्या होगा, सतत। सतत क्यों होगा, क्योंकि क्या है, विश्लेषक है। सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या, देखिए जो सी है, सी जो वक्र है जिसके अंदर, सी के अंदर क्या लिया था, C1, सी के अंदर क्या है, विश्लेषक है। विश्लेषक होगा तो अवकल नहीं होगा, अवकल नहीं होगा तो क्या होगा, सतत होगा। सतत होगा इसका मतलब क्या होगा, सततता की परिभाषा होती है, सततता की परिभाषा मैंने ये लिखी है, मॉड ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है, ये सीधा सा मतलब है जैसे कि ये जेड जीरो बिंदु है ना, तो इसके प्रतिवेश में मान लो ये है ना, ये एफ जेड जीरो है, ये जेड जीरो है और यहाँ पर क्या है, जेड है, तो यहाँ पर आएगा एफ जेड और यहाँ पर आएगा एफ जेड जीरो। यदि ये सतत है तो इन दो बिंदुओं का अंतर यानी जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, और डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, है नहीं, यानी कि जेड और जेड जीरो का अंतर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो एफ जेड जीरो और एफ जेड का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ सततता की परिभाषा से लिखा है मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा, और जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है, अच्छा फिर इसका मान मैंने उठाकर रख दिया कहाँ पर, समीकरण 3 में। ये जो समीकरण 3 मानी है ना, इसमें क्या लगाया, पहले मॉड लगाया, इसका मान निकालना है। अब देखो इसका मान आ गया अपने पास, है ना, किसका मान निकालना है, इसका। इसमें ये मान अपना यहाँ पे है, ये रहा, कितना है, एप्सिलॉन है ना, लेस देन एप्सिलॉन। इसको मोड लगा दिया, इसका मान निकाल लेते हैं, इसको मोड लगा दिया। ठीक है, मोड लगा दिया। जब मोड को क्या करते हैं अपन स्टूडेंट, अलग अलग करते हैं। मोड को क्या करते हैं, अलग अलग। मोड पूरे पे मोड है, इस पे सब पे अलग अलग देंगे। एफ जेड मैंने एफ जेड जीरो पे देंगे तो, और इस पे सब तीनों, तीन स्टेप्स, तीन पद हैं तो तीनों पे अलग अलग दे दिए, तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, है ना, मतलब वो कम हो जाएगा मान। ठीक है, अच्छा मतलब बढ़ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा इसका मान कितना है, एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन ऊपर, है ना, ये और ये कितना है, ये माना है हमने डेल्टा। डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और ये हमने इस तरह से लिया है, आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो कितना था, बताओ, बराबर आर था ना। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो कितना था, आर। यानी कि जेड जीरो को केंद्र मानकर जो हमने वृत्त खींचा, उस वृत्त का केंद्र कितना था, जेड जीरो, और उसकी रेडियस कितनी थी, आर, है ना। और ये क्या है, लेस देन डेल्टा है, तो इसका मतलब डेल्टा क्या आएगा, लेस देन आर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हटाकर कितना लिखा, आर लिखा, आर लिख देंगे, ठीक है ना, डी जेड। अब ये रह गया डी जेड, ये क्या है, C1। C1 क्या है दोस्तों, क्या है C1, C1 है वृत्त, और वृत्त का मतलब इंटीग्रेशन मतलब एरिया। वृत्त का एरिया कितना होता है, परिधि, परिधि है ना, परिधि, वृत्त की परिधि कितनी, 2πr होगी, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 2π एप्सिलॉन आर से आर कट गया, ठीक है। अब समीकरण 3, समीकरण 3 कौन सा, ये, और समीकरण 5 कौन सा है, 5 ये मान लिया। तो देखिए इसका मान कितना आया, 2π एप्सिलॉन। इसमें क्या लगाया, मोड ऑफ, है ना, जबकि यहाँ समीकरण 3 में क्या नहीं है, मोड ऑफ ही नहीं है, मोड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ मोड लगाएं। मोड कैसे लगाएं, किसका मोड लगाएं, इस वाले का मोड लगाएं। इस वाले का मोड लगाने के लिए इसको पहले इधर ले जाएं, है ना, ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इधर ले गए सबसे पहले, है ना, इसको इधर ले गए, देखो इसको इधर ले गए, है ना, इसको इधर ले जाके बराबर में ये, फिर क्या लगा दिया, दोनों तरफ मोड लगा दिया, इधर भी मोड, और इस मोड का कितना मान उतार दिया, 2π एप्सिलॉन। 2π एप्सिलॉन यहाँ आ गया। चूँकि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, ठीक है ना। एप्सिलॉन का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा और जीरो की तरफ अग्रसर। जब ये जीरो की तरफ अग्रसर है तो 2π एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बहुत बड़ा मान है, बड़ा ही है। तो इसका मतलब जब एप्सिलॉन का मान जीरो की तरफ अग्रसर है तो 2π एप्सिलॉन क्या होगा, जीरो की तरफ बहुत अग्रसर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मान है, ये वाला
क्या हो जाएगा, इज इक्वस टू जीरो के बराबर लिख सकते हो। ये जीरो है तो मॉड ऑफ हटा देंगे, ये आ जाएगा एफ जेड जीरो बराबर ये है ना, यहाँ से एफ जेड जीरो इसका मान निकाल देंगे, ये आ जाएगा एफ जेड जीरो का मान, ये इसका मान निकाल देंगे, ये आ जाएगा। और फिर ये C1 है तो यहाँ C लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके हिसाब से है ना, कौशी की बहुसंबंधीय प्रमेय से। ठीक है, जो C में जो बात C के लिए सत्य है वही C1 के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि C के अंदर ही क्या है, C1 है। ठीक है, C के अंदर का क्षेत्र क्या है, C1 है। तो इसका मतलब जो बात C1 के लिए सत्य है वो चीज़ C के लिए भी सत्य होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट, आती है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये आप देखें करें।